हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहे हैं और वो टॉपिक चल रहा है हमारा, और हमने स्वतंत्रता के अधिकार तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उसी के आगे हमारा तीसरा जो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देखिए इस वीडियो में हम लगभग इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर ही लेंगे, ये श्योरिटी के साथ में, तभी हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली, और डिस्कस हो जाएगा हमारा। और जिन्होंने फंडामेंटल राइट की इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज जाएं और इससे पहले की वीडियो देखिए, जिससे उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और मैंने उसमें डिटेल्ड के साथ में बहुत ही शॉर्ट तरीके से भी समझाया है, और हर चीज को मैंने वहां पे पॉइंट आउट किया हुआ है। हमने वहां पर आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 से रिलेटेड भी बात किया है, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में भी हमने बात किया है। आर्टिकल 13 में जिसका वर्णन मिलता है, ठीक है ना, कहां से लिया गया इसका भी वर्णन किया गया। आप जाइए और उसको जरूर देखें जिन्होंने नहीं देखा है, और जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है। आज हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं, आर्टिकल 23 और 24 के बारे में। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज आवर फंडामेंटल राइट, हमारा एक मौलिक अधिकार है। लेकिन इसके तहत आता क्या है, इसके तहत दो आर्टिकल है 23 से लेकर 24 में, इसमें 23 और 24 के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो भैया आर्टिकल 23 क्या कहता है, सीधे बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर के। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 मानव व्यापार, मानव व्यापार। अब मानव व्यापार भैया क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब भैया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में आप लोगों में से बहुतों को पता होगा। मानव व्यापार जिस प्रकार देखा होगा, लोगों को किडनैप कर लिया जाता है, जिसमें बच्चे बच्चियां मेल फीमेल दोनों को किडनैप कर लिया जाता है। उसके पीछे एक रीजन होता है। पहली चीज तो भैया वो बॉडी पार्ट्स को निकाल करके बेचते हैं, जो बड़े कॉस्टली जाते हैं। जैसे किडनी है 10 लाख 20 लाख के आसपास जाती है। तो एक नॉर्मल अगर किसी व्यक्ति को किडनैप करते हैं तो 50-60 लाख का उनका मामला सेट हो जाता है। लेकिन ये क्या, इलीगल है, मानव व्यापार। दूसरा, कई बार लड़कियों को इस आधार पर उन्होंने सेक्सुअल वर्क में डालने के लिए, असॉल्ट करने के लिए, ऐसे कार्यों में शामिल करने के लिए भी किडनैपिंग की जाती है। फॉरेन सप्लाई कर दी जाती है, विदेशों में भेज दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे आपराधिक कार्य चल रहे हैं जो इलीगल हैं। तो जो आर्टिकल 23 है वो मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, मजदूरी एवं बंधुआ मजदूरी आप लोग समझते होंगे, जिसमें काम कराया जाता है और पैसा नहीं दिया जाता है। काम कराया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, बंधुआ मजदूरी, मजदूर बनकर काम करते। एवं बालात श्रम, बालात श्रम, इसका मतलब है फोर्स लेबर। यहां पे बाल से संबंधित मतलब बच्चे संबंधित नहीं है, फोर्स लेबर है, लेबर, फोर्स लेबर, बालात श्रम। बालात श्रम को निषेध, रोकता है, को निषेध करता है। निषेध मतलब होता है रोकना, निषेध करता है, ठीक है। तो भैया आर्टिकल 23 के तहत ये बताया गया कि मानव व्यापार हो या बंधुआ मजदूरी हो, बालात श्रम हो, ये इलीगल है, और इसके खिलाफ अगर कोई कार्य करता है ऐसा, तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जिसको क्या करता है, रोक लगाता है, निषेध करता है। ये तो भैया हो गया आर्टिकल 23 के बारे में। अच्छा, अब आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 भी तो हमें समझ में आना चाहिए। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जबरन कार्य नहीं कराया जा सकता। एक्चुअली में जबरन नहीं है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं कराया जा सकता, ये प्रक्रिया है बेसिकली। इसका एग्जांपल के तौर पे आप ध्यान रखिएगा, जैसे होटल्स वगैरह में अक्सर देखने को मिलता है हमको। होटल में अक्सर क्या होता है, छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। उसके पीछे लॉजिक होता है। लॉजिक ये है कि छोटे बच्चों से ज्यादा काम ले सकते हो और उन्हें कम सैलरी मिलती है, देना होता है। कई बार तो बच्चों को जबरन रखते हैं और सैलरी भी नहीं देते हैं, केवल खाना पूर्ति के उसमें उनको रख लिया जाता है। तो होटल वगैरह में ऐसा मिलता है। फैक्ट्रियां हो गई सर, फैक्ट्रियां हो गया सर, आपका कारखाने हो गए, ठीक है। यहां पर आपसे बच्चों से शोषण किया जाता है, एक तरह से शोषण ही है, ठीक है। तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि शोषण है बच्चों का भी विकास नहीं हो पाएगा। सर यहाँ मानव व्यापार हो गया, बंधुआ मजदूरी, बालात श्रम का, ये भी एक प्रकार का शोषण ही है। इसलिए आर्टिकल 23 और 24 पर्टिकुलर शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है, जो राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट करता है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट था जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया।
इसी के आगे हम लोग सीधा बात करते हैं आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। देखिए हमने कहा था ना टॉपिक को बहुत तेजी के साथ में यहाँ पर हम इसको समराइज करते हुए चलेंगे, तो इसको मैं इरेज करता हूँ और आप लोग इसे लिख लीजिए। देखिए मैं बार बार लिखने के लिए इसीलिए फोर्स करता हूँ कि आपको याद रहेगा, बाकी आपकी स्वेच्छा है, आप लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर भी चलेगा, ठीक है। अब अगला हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है। देखिए जरा इस पर क्या दिया गया है, इसके बारे में क्या है, इसको हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान। देखिए अब बात करते हैं अगला हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा जो चौथा फंडामेंटल राइट है वो बोलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है उनको हम देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। क्लियर। अब 25 से लेकर 28 तक दिया गया तो भैया क्या क्या है आर्टिकल 25 में, तो भैया चारों आर्टिकल को अलग अलग हम लोग समझ लेते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 भैया और आर्टिकल 28, इन सब के बारे में हम लोग क्लियर कट क्या करते हैं, समझ लेते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 कहता है किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने, किसी भी व्यक्ति को धर्म को मानने, प्रचार एवं उसका प्रचार करने का अधिकार है। मैं बहुत सिंपल भाषा में यहाँ प्रयोग कर रहा हूं। देखिए है क्या, समझिए, बहुत मुद्दे की बात है। ये जो अनुच्छेद सर आर्टिकल 25 से 28 है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग है और याद नहीं होता, इसलिए मैंने इसको सिंपल भाषा में अपनी भाषा में लिखा। मतलब वही जिससे आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया चल जाएगा। क्या पहला आप समझिए, धर्म को मानने, कोई भी धर्म किसी को मान सकता है, अपना सकता है और उसका प्रचार करने को आपको अधिकार है। आप हिंदू धर्म के हैं तो आप हिंदू धर्म को प्रचार करने का अधिकार है। आप हिंदू से मुस्लिम बनना चाहते हैं, मुस्लिम से ईसाई बनना चाहते हैं, ईसाई से क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी धर्म को, इसलिए किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये आपको एक फंडामेंटल राइट दिया गया है एवं उसका प्रचार करने का अधिकार, ठीक है। अच्छा अगला क्या है साहब, अगला भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 कहता है किसी धर्म को मान लिया। अब धर्म को मान लिया तो मैनेजमेंट भी तो करना है, तो धर्म के प्रबंधन, मैनेजमेंट प्रबंधन का अधिकार, ये भी आपका क्या है सर, एक आपका फंडामेंटल राइट है सर। धर्म के मैनेजमेंट प्रबंधन का भी अधिकार है आपको आर्टिकल 26 के तहत। अच्छा आर्टिकल 27 क्या कहता है साहब, आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म को मान लोगे, मैनेजमेंट कर लोगे, उसे संपोषित तो करोगे, तो धर्म को संपोषित करने का अधिकार, संपोषित करने का अधिकार। यहां पे एक कंडीशन याद रखिएगा कि गवर्नमेंट किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकारी टैक्स के पैसे को प्रयोग नहीं करेगी। इसलिए आर्टिकल 27 को सेकुलर के रूप में भी माना जाता है कि सेकुलरिज्म को फलावा देता है, सेकुलरिज्म को बढ़ावा देता है, यानी कि धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देता है आर्टिकल 27। क्योंकि यहाँ संपोषित करने की बात है, धनी से संपोषित करोगे, मैनेजमेंट के साथ में उसको क्या करोगे, बढ़ावा भी दोगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर बात की गई है। अच्छा आर्टिकल 28 क्या कहता है, बहुत आसान है। आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा उपासना में शामिल होने का अधिकार, ये भी महत्वपूर्ण साहब, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शामिल होने का अधिकार क्या कहता है साहब, होने का अधिकार। जैसे देखा होगा आपने, बहुत सारे विद्यालय हैं जिन पर अलग अलग तरीके से शिक्षा दी जाती है, जिस पर उस धर्म के बारे में भी बताया जाता है। तो ये बात यही करता है, धार्मिक शिक्षा से संबंधित बात भी करता है, उपासना में शामिल होने का अधिकार है। कोई भी सरकारी विद्यालय होगा जहां पर सरकार का पैसा लगा होगा,
वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये भी आपको याद रखने वाला है। अब मदरसा में क्यों होता है सर, तो उसकी बात अभी हम करेंगे, क्योंकि मदरसा में पर्टिकुलर मुसलमानों का या इस्लाम के बारे में ही बात की जाती है। तो पहली चीज तो हमें ये चारों आर्टिकल बिल्कुल रटे होने चाहिए कि हमारे संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 4 है। पहला 26 धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म को। सर 25 आपका धर्म को मानने का, 26 सर हमारा क्या है, धर्म का मैनेजमेंट है सर, प्रबंधन। देखिए क्लियर कट है। फिर संपोषित करना 27 में, और फिर धार्मिक शिक्षा उपासना में शामिल होने का अधिकार। इस प्रकार ये हमारे चारों मौलिक अधिकारों के बारे में हमने आर्टिकल 24 हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार, उसके साथ चारों जो अधिकार दिए गए थे आर्टिकल, उनको हमने डिस्कस किया। अब अगला हमारा क्या बनता है साहब, अगला जो हमारा है 5वां मौलिक अधिकार क्या है, उसको जरा समझ लेते हैं। लिख लिया करिए आप, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं इसीलिए जल्दी से। देखिए आर्टिकल 20 हमारा अगला जो है सर, आर्टिकल हमारा सर दिया गया है 5th, 5वां मौलिक अधिकार क्या है। 5वां जो मौलिक अधिकार है ना साहब, ये कहता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार, संबंधी अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं, संबंधी अधिकार। अच्छा, अब संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की गई है सर। इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 29 एंड 30 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है सर, 29 एंड 30 में दिया गया है। अच्छा, दूसरी कंडीशन अब इसी में क्या है, इसके तहत 2 आर्टिकल दिए गए सर, इसको भी हम समझ लेते हैं। यहां पर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। देखिए पहली चीज तो हमें यह समझना होगा कि यहां पर ये जो आर्टिकल दिया गया है, ये अधिकार, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, केवल माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, संख्यकों के लिए, क्लियर, के लिए, माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। अब आर्टिकल 29 और 30 में क्या डिफरेंस है, बेसिक ये समझिएगा। यहां पर बताता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, संरक्षित करने का अधिकार। और ये सभी नागरिकों के लिए, आर्टिकल 29 एक्चुअली सभी नागरिकों के लिए है। पर्टिकुलर यहां पर बात की जाती है, आपको अपनी लिपि, संस्कृति, भाषा को हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। आर्टिकल 29 ये कहता है। अच्छा, आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि साहब जो भी अल्पसंख्यक होंगे, अब पर्टिकुलर ध्यान सुनिए आर्टिकल 30 क्योंकि महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 30 कहता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक, ये आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली है बात, क्योंकि अल्पसंख्यक कई तरीके से होंगे, लेकिन धर्म और भाषा के आधार पे धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने का संरक्षण। बहुत सिंपल है, जरा मतलब समझिएगा क्या कह रहा है। देखिए धार्मिक एवं भाषाई, यहां पर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक है साहब, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, ये थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है ना। लिंग्विस्टिक, धार्मिक एवं भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो गए, उनको शैक्षणिक संस्थान खोलने का है। अब इसी का तो एग्जांपल है साहब मदरसा। मदरसा क्या है सर, मदरसा इसी का है, क्योंकि मुस्लिम, इस्लाम क्या है सर, मुसलमान हमारे देश में क्या है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज में आते हैं। कितने प्रकार की माइनॉरिटी, 6 प्रकार की माइनॉरिटीज हैं आपके यहाँ।
ठीक है। उसी में से क्या आपका है सर, मदरसा क्या है सर, एक आपका अल्पसंख्यक आयोग आपका है, और अल्पसंख्यक होने की वजह से मुस्लिम को अपना धार्मिक के रूप में शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार है, और जिसके तहत वो मदरसा खोलते हैं। अब एक चीज याद रखना है कि सर ये जो कंडीशन है ना साहब, इन आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में एक क्वेश्चन ये बनता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, ये दो आर्टिकल जो हमने पढ़े हैं सर पहले, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, ये सर इसमें लागू नहीं होंगे, ये याद रखना, लागू नहीं होंगे, क्योंकि इन आर्टिकल 15 और 16 के तहत है क्या, आर्टिकल 15 में शिक्षा में सर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो सर जी यहाँ पे जो शैक्षणिक संस्थान है ना, यहाँ पे उनको आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा, इसलिए 15 नहीं लागू होगा। 16 काम के अवसर की समानता, वहां पर भी क्या है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है, तो यहाँ पर जो शैक्षणिक संस्थान के टीचर होंगे ना, इनका निर्धारण भी क्या करेगा, यही पर जो आयोग होगा, जो कमीशन होगा, जो प्रबंधन होगा, यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों का खोलने एवं प्रबंधन लिख लेना, प्रबंधन का भी अधिकार है, मतलब इस पर कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा, वही तय करेंगे कौन टीचर होगा कौन नहीं होगा, क्या स्टाफ होगा, कौन स्टाफ में होगा, इस सब कुछ उन्हीं को तय करने का अधिकार है। तो ये हमारा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, जिसके साथ हमारा 5वां मौलिक अधिकार के बारे में हमने डिस्कस कर लिया पूर्णतः। अब बहुत आसानी से हम लोगों ने लगभग सब कुछ तय कर लिया है। हमारा बच्चा कौन सा, छठा मौलिक अधिकार, जिसको हम समझ लेते हैं, और यहां से हमारा मौलिक अधिकार की कहानी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो आप बताइएगा, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब जरा हम इसको इरेज कर देते हैं। बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको अच्छे से टॉपिक को क्लियर किया, और पूरा डिटेल में, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया कुछ यहाँ पे, इसलिए हमने इसको पूरा लगभग क्लियरिटी के साथ हम लोगों ने इसको समझा है। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा आर्टिकल 32 के बारे में, जिसमें हमारा छठा मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। तो भैया हमारा छठा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है सर, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमारा क्या है सर, छठा मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन मिलता है साहब किसमें, आर्टिकल 32 में। ये हमारा बात करता है सर, ये हमारा क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसका मतलब क्या साहब, इसका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। कह रहा है कि सर कि अगर, अब जरा समझना, सुनना जरा इसको, कंडीशन, आपके जो 5 मौलिक अधिकार हैं, अगर इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो गया, यानी कि वायलेशन हुआ, तो आप क्या करेंगे, मौलिक अधिकार की कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना, अगर उनको सुधारने की कोई प्रक्रिया ना हो। तो ये अधिकार क्या कहता है कि आपके, यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, अधिकारों का हनन होता है, तो आप सीधे उनकी सुरक्षा के लिए कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है साहब, इसका मतलब यह है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात समझिएगा, क्योंकि इसे मौलिक अधिकार, इसे क्या है, संविधान की आत्मा कहा गया है, किसके द्वारा, संविधान की आत्मा, किसके द्वारा कहा गया साहब, इसको संविधान की आत्मा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है। और संविधान की आत्मा किसे को कहा गया है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहा गया है, लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 का, दोनों अलग प्रश्न है। ठीक है, अभी समझते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर अनुच्छेद 32, अब इसे क्यों कहा, उसके पीछे रीजन समझिएगा। 5 अधिकारों का अगर वायलेशन हो जाए और आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार ही ना हो,
शिकायत किससे करोगे, ये भी तो प्रश्न है ना। और ये आपके पास अगर मौका ना हो तो फिर आपके मौलिक अधिकारों कोई वैल्यू नहीं। तो अनुच्छेद 32 को खुद एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, खुद एक अपना मौलिक अधिकार है कि इसको भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो खुद तुम्हारा मौलिक अधिकार है। सोचिए संविधान बनाने वाले कितने मतलब मेंटल कितना उनका पहले से था कि आने वाले टाइम में क्या क्या समस्या हो सकती हैं, कितना ऊपर की सोच के, कितना आगे की सोच कर वो संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन करता है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते, जब सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट करता क्या है, रिट जारी करता है। क्या करता है साहब, रिट जारी करता है, रिट, ठीक है, वो क्या करेगा, रिट जारी करेगा, रिट जारी करता है। और कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है साहब, वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, 5 टाइप्स की। मैं यहां पर थोड़ा नाम लिख देता हूं, 5 प्रकार की रिट, ये आपके 5 प्रकार की रिट्स हैं जो उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे किसी वीडियो पे, अभी यहां पर डिस्कशन उतना नहीं करेंगे। पहला क्या है सर, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये एक रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपका क्या है साहब, एक रिट हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा आपका परमादेश, परमादेश भी क्या साहब, एक आपकी रिट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई। इसके बाद तीसरी आपकी आती है साहब आपकी प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध भी क्या है आपका, एक आपकी रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। चौथी रिट क्या है साहब, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, ये भी आपकी क्या है साहब, एक रिट है। अच्छा, और 5वीं रिट क्या है साहब आपकी, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। तो इस प्रकार ये आपके भैया 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जो सुप्रीम कोर्ट कब जारी करेगा, जब आपके संवैधानिक आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए। अच्छा, ये तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट को सुनवाई करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद आपके 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार खुद एक मौलिक अधिकार है, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये मौलिक अधिकारों के पूरे बारे में डिस्कशन किया, बहुत ही अच्छा टॉपिक था आपका, और इस प्रकार हमने पूरे मौलिक अधिकारों को एक डिटेल्ड एनालिसिस वे में हमने समझने का प्रयास किया है। कुछ चीजें छूटी हैं, जरूर छूटी हैं, स्वाभाविक सी बात है, हर टॉपिक पे छूटेंगी, ऐसा नहीं कि मैं पूरा कंप्लीटली आपको सब कुछ दे देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप तक लगभग चीजें हो चुकी हैं। अब इसी में जैसे हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो लगभग हमें 1 घंटे लग जाएगा लगभग इस सब 5 को समझने के लिए सिस्टम से, ठीक है ना। इसीलिए मैं भी इस टॉपिक को नहीं ले रहा हूं, फिर किसी वीडियो में इनको 5 को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि सर ये 5 हैं क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसी वीडियो पर। लेकिन अभी अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अभी मैं केवल मौलिक अधिकारों के बारे में ऊपर ऊपर समझने का प्रयास कर रहा था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, जिससे आपको लगभग सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और इसके बाद हम आपको अगला जो हमारा है इसके क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे, उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है।